हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं, पार्ट 2, दो ध्रुवीयता का अंत, जो समकालीन विश्व राजनीति का सेकंड चैप्टर है। इसका ऑलरेडी एक टॉपिक परिचय यानी इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने उसको ठीक से देखा। चैप्टर नंबर 1 भी हम कर चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। आज हम इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, या ये कहिए कि शुरुआती टॉपिक, यानी दो ध्रुवीयता का अंत, जो चैप्टर का नाम है। एक्चुअली दो ध्रुवीयता का अंत का क्या मतलब है, दो ध्रुवीयता कैसे हुई और कैसे अंत हो गया, और धीरे धीरे बहुत ध्रुवीयता की तरफ, मैंने एक ध्रुवीयता से बहुत ध्रुवीयता की तरफ विश्व बढ़ा। इसकी एक छोटा सा प्रकलन और एक छोटा सा संक्षेप में विवरण मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ये टॉपिक लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं कि व्हाट डज इट मीन दैट दो ध्रुवीयता का अंत और दो ध्रुवीयता का कैसे आगाज हुआ, ये सारी चीजों के बारे में हम देखेंगे। पर इससे पहले कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करूं, एक बात की जानकारी और रखिए ध्यान में कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर बैठे कक्षा 7 से 12 तक की सारी शिक्षा निःशुल्क ले सकते हैं। मतलब यहां एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आपको किसी कूपन कोड या डिस्काउंट कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप निःशुल्क रूप से अपनी सारी की सारी पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर कर सकते हैं। इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, दो ध्रुवीयता का अंत यानी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये जो दो ध्रुव हैं, कैसे इनका अंत हुआ और इसका क्या असल में मतलब होता है। अब देखिए, दो ध्रुवीयता का अंत हम समझें उससे पहले हमें दो ध्रुवीयता ठीक से एक बार समझ लेनी चाहिए। मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बताया है आपको, चैप्टर नंबर 1 में भी समझाया है, और यहां पर हम इससे आगे बढ़े इसलिए आपको ये चीज जान लेनी बहुत जरूरी है। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत संघ जो 15 राज्यों का गुट था, अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब ने मिलकर जापान, जर्मनी जैसे देशों को हराया। लेकिन उसके बाद शुरू हो गया क्या? इसके बाद शुरू हो गया वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई का मतलब कि भाई जीतने के बाद कौन सुपीरियर है, इसकी लड़ाई शुरू हो गई। और इस लड़ाई ने विश्व को दो हिस्से में बांट दिया। पूरी दुनिया जो है वो दो हिस्से में बट गई। एक हो गया अमेरिका यूएसए और एक हो गया यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। ठीक, अच्छा, अब इन दोनों महाशक्तियों के दो गुट होने का कुछ लॉजिक भी होगा। तो लॉजिक ये था कि अमेरिका जो है ये लोकतांत्रिक राष्ट्र और पूंजीवाद की बात करता था, यानी कैपिटलिज्म। ठीक बात। और सोवियत संघ जो है वो एक समाजवादी राष्ट्र यानी सोशलिज्म और कम्युनिज्म की बात करता था। सोशलिज्म या सोशलिस्ट स्टेट। ठीक, तो अब इस लोकतांत्रिक और पूंजीवाद तरीकों को अपनाने के लिए कई सारे जो है सामरिक या कई सारे गुटों का भी निर्माण होने लगा, जिसमें नाटो और सीटो जैसे ग्रुप बनाए गए। और इसके उत्तर में जो सोवियत संघ है उसने वार्सा समझौता किया और अपने जैसे विचारधारा से मेलजोल खाने वाले देशों को इसमें शामिल किया। यह दुनिया बट गई। लेकिन आगे बार बार चर्चा होगी पूंजीवाद, समाजवाद से पूंजीवाद का संक्रमण ऐसे। तो इसलिए आप एक बात तो यहां समझ लीजिए कि भैया इस कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद में क्या विचारधारा होती है और समाजवाद या सोशलिज्म में कैसी विचारधारा चलती है, यह समझ लेना जरूरी है। तो आइए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअल में आखिर ये समाजवाद जो है या सोशलिज्म जो है और आपका जो कैपिटलिज्म है, इसकी विचारधारा का अर्थ क्या है। और दोनों जो दल थे, दोनों जो महाशक्तियां थीं जो इस अपने विचारधारात्मक लड़ाई को लड़ रही थी, समाजवादी और पूंजीवाद का, आखिर उनका मत क्या था, इसका मतलब क्या है। अब देखिए समझ लेते हैं। एक चीज तो आपको पता है कि सोवियत संघ जो था वो बोल्शेविक क्रांति जो 1970 में हुई थी, राजा के खिलाफ उन्होंने उखाड़ के और एक साम्यवादी समाज बनाने का प्रयास किया। तो वो समाजवादी विचारधारा लेके चल रहे थे जिसमें सबके कल्याण की बात होती है। लेकिन असल में दुनिया में समाजवादी और लोक पूंजीवाद का अर्थ क्या है, यह आप समझ लीजिए। पूरी दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक अर्थव्यवस्था होती है, थोड़ा सा और इधर से समझ लेते हैं। पूरी दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब आपको यहां से थोड़ी सी अर्थशास्त्र का भी बेसिक समझ में आ जाएगा और आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो एक अर्थव्यवस्था होती है समाजवादी या सोशलिस्ट। बिल्कुल मैं वही रिलेट करूंगा, ठीक है। तो आपको दो ध्रुवीयता का अंत कैसे होगा तुरंत समझ में आ जाएगा। दूसरा पूंजीवादी, ठीक, और तीसरा
तीसरा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, या जिसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, ये होती है कैपिटलिस्ट, ये होती है मिक्स्ड, और ये होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक, ये तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। अब इसके मतलब क्या होते हैं ये आप जरूर समझ लीजिए। अब देखिए, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें जो बेसिक फंडा होता है, इसमें जो बेसिक बात बताई जाती है वो ये बताई जाती है, इसमें बेसिक बात ये बताई जाती है कि अर्थव्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण, सरकार का पूर्ण नियंत्रण। ठीक, दूसरी क्या बात बताई जाती है, निजी स्वामित्व का अभाव। ठीक, और इंपॉर्टेंट क्या बातें यहां बताई जाती हैं, केंद्रीयकृत नियोजित अर्थव्यवस्था। ठीक, क्या मतलब है समझ लेते हैं। अभी सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, चैप्टर ठीक से समझ में आ जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट क्या होता है, क्या उत्पादन, कैसे उत्पादन, कितना उत्पादन, किस कीमत पर उत्पादन, ये कौन तय करेगा, ये तय करेगी सरकार। आ गई बात समझ में। ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। मैं और क्लियर कर देता हूं, जिसको सोवियत संघ लेके चल रहा था, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब जरा पूंजीवाद में आइए। इसमें क्या है, क्या, कैसे, कितना, किस कीमत पर, ये कौन तय करेगा, ये तय करेगा बाजार। ठीक है, ये कौन तय करेगा, बाजार। ठीक, इसीलिए इसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक, ठीक बात। अच्छा, यहां और क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व। और क्या देखने के लिए मिलेगा, सरकार का हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप नहीं, मुक्त व्यापार। ठीक बात। ये चला रहा था अमेरिका। मिश्रितवाद क्या होता है, अगर आप इसको 1 माने, इसको 2 माने, तो मिश्रितवाद होता है 1+2, दोनों को मिला के, मतलब निजी प्लस सरकार, दोनों चीजें, दोनों क्षेत्र अगर मिलकर अर्थव्यवस्था को चलाते हैं तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था हो जाती है। मतलब क्या है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सारी चीजें सरकार अपने नियंत्रण में रखती है। सरकार कहती है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, कैसे मतलब ज्यादा लेबर लगाना है कि ज्यादा मशीन लगानी है, कितना करना है, किस कीमत पर करना है, प्राइस भी सरकार तय करेगी। पूरे अर्थव्यवस्था को सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत यानी एक जगह से चलाया जाता है।
नियोजित यानी प्लानिंग करके चलाया जाता है। 5 ईयर प्लान वाला कंसेप्ट यहीं से आया, लेनिन स्टालिन, ठीक। और यहां पर निजी स्वामित्व तो बिल्कुल नहीं होता, प्राइवेट कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती, सारी प्रॉपर्टी सरकार की होती है, सारा प्रॉपर्टी सब लोग मिलकर यूज करते हैं। पूंजीवाद में क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, कितना होगा, किस कीमत पे होगा, गवर्नमेंट बोलती है बाजार जाने। बाजार मतलब मांग और पूर्ति। कोई पूछेगा कि भैया ये बताइए क्या उत्पादन करें, तो सरकार बोलेगी जो बाजार में डिमांड हो रहा है करो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। किस कीमत पर करें, बोलेगी जितने पे लोग खरीद रहे हैं बेचो। कितना करें, जितना लोग मांग रहे हैं उतना करो। सरकार कहेगी आई हैव नथिंग टू डू विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, विद द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, विद द प्राइस इज डिटरमाइंड। मेरा कोई मतलब नहीं है कीमत से, उत्पादन के स्तर से, चूल्हे भाड़ में जाए। मुझे मतलब है टैक्स से। टैक्स दो, मैं क्या करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ठीक रखूंगा, सारी व्यवस्था बना के दूंगा, सारी चीजें ठीक रखूंगा। बाकी बाजार कैसे चल रहा है भगवान जाने। लोग कहेंगे, तब तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो खरीद नहीं पाएंगे, गरीब होंगे। बोलेंगे मुझे क्या मतलब, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है, जो पैसा कमा रहा है वो सर्वाइव करेगा। यहां क्या है, यहां बोला जाता है कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। यहां सरकार को लगता है कि जनता जो है, प्रजा जो है हमारी बिचारी है और उसके कल्याण के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। नहीं तो अगर सब कुछ हम उद्योगपतियों के हाथ में दे देंगे तो मनमाना पैसा वो वसूलेंगे और फिर एक अराजकता आ जाएगी और लोगों को बहुत धोखा मिल जाएगा। ऐसा सरकार मान के चलती है। इसलिए वो क्या करती है, हर चीज पर नियंत्रण रखती है। पूंजीवाद में हर चीज पर नियंत्रण नहीं होता। पूंजीवाद में बाजार के हवाले चीजों को छोड़ दिया जाता है। इसका पक्षधर था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां पर प्राइवेट प्लेयर्स को अपने इंडस्ट्री चलाने का, नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करने का, हर चीज की इजाजत होती है। यहां हर चीज पर प्रतिबंध होता है। इसलिए यह अर्थव्यवस्था किस चीज का शिकार होती चली गई, धीरे धीरे जड़ता, है ना। इसमें डेवलपमेंट ही नहीं हुआ और इकोनॉमी खराब होने लगी। यहां पर क्या हुआ, यहां पर धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी, नई तकनीक, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन सब कुछ होने लगा। 1991 आते आते ये चीज हिट हो गई, ये डाउन होने लगी। इसीलिए सोवियत संघ का विघटन का स्थिति आ गया, सोवियत संघ खत्म हो गया लगभग, और तब सुपर पावर यूएस से बचा रह गया। आज के डेट में सभी लगभग मिश्रित वाली की तरफ चले गए, भारत तो पहले से ही इकोनॉमी का। तो ये मैं आपको एक छोटा सा समरी इसलिए समझाया ताकि आप समझ सके कि जो दुनिया में दो महाशक्तियां थी असल में किस विचार पर अलग हुई थी। तो विश्व दो हिस्से में बट गया था। अच्छा, अब जब दो हिस्से में विश्व बट गया था तो जो शीत युद्ध का 5वां दशक था, अब यहां से क्या हुआ, ये जब दो हिस्से में बटा तो कोल्ड वॉर शुरू हो गया। कोल्ड वॉर का मतलब शीत युद्ध, जहां पर स्पष्ट युद्ध नहीं था लेकिन दोनों देशों में खूब टकराव था, दोनों महाशक्तियों में। लेकिन 50 साल बीतते बीतते दोनों में खेमों में दरार पड़ गई। दोनों के खेमों के दरार का मतलब जो खेमा अमेरिका के तरफ था जो देश, और जो देश सोवियत संघ के तरफ थे, दोनों में धीरे धीरे अब दरार पड़ गई कि नहीं नहीं, हम इनको अपना पावर नहीं मानेंगे, सुपर पावर नहीं मानेंगे। अमेरिका के पीछे जो फ्रांस जैसे देश थे, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, उनको लगा कि नहीं नहीं, अब हम जो है ये अमेरिका के पीछे नहीं रहेंगे, हम खुद एक महाशक्ति हैं। वो खुद अपने आप को सुपर पावर बताने लगे। इधर सोवियत संघ में क्या हुआ, जितने 14-15 देश थे उन सभी को लगने लगा कि नहीं, रूस दादागिरी कर रहा है और हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही, इसलिए हम जो कह के चल रहे थे, हम जो ये बात सोच रहे थे कि नहीं भैया हम सोवियत संघ का हिस्सा बनेंगे, ये हमसे हो नहीं रहा है, और अब सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो दोनों खेमों में दरार पड़ गई। फ्रांस एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में उभरा, यूगोस्लाविया ने गुटनिरपेक्ष बने रहने का निर्णय किया। अच्छा, इन दो महाशक्तियों के अलावा एक तीसरा भी आंदोलन चला था, इसमें भारत, मिस्र और इंडोनेशिया जैसे देश थे, वो था गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष का मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना, नॉन अलाइंड मूवमेंट, है ना। कुछ ऐसे भी देश थे जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, उनको लगता था कि ये गुटबाजी करने से बहुत दुनिया में परेशानी हो रही है। यूगोस्लाविया भी बोला कि हम भी गुटनिरपेक्ष में जाएंगे, यानी दोनों खेमों में जो देश थे वो विद्रोह करने लगे। इन घटनाओं ने द्विध्रुवता को बहुध्रुवता में परिवर्तन का आगाज किया। तो यही मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, दो ध्रुवता का अंत अब यहीं से शुरू हो रहा है। ये जो घटनाएं थी, अब इन घटनाओं के कई कारण थे, क्यों ये देश विद्रोह कर रहे थे इन दोनों महाशक्तियों से, इसके कारण हम आगे देखेंगे। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ उसका कारण हम आगे एक टॉपिक्स में देखेंगे। लेकिन जो इन घटनाओं से जो ये देश इनके पीछे थे, जब इनसे विद्रोह करने लगे, तो अब दुनिया दो ध्रुवता यानी जो दो सुपर पावर थे इनके अलावा अब मल्टी पावर, बहुध्रुवता की तरफ शिफ्ट करने लगी। लोगों को लगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे पावर के सेंटर्स हैं, हमें उन्हें जाना चाहिए या खुद पावर का सेंटर बनना चाहिए। तो दुनिया ने इस चीज का आगाज देखा। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हुआ, अमेरिका इकलौता महाशक्ति के रूप में उभर गया। ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, आगे हम डिटेल में देखेंगे। लास्ट में क्या हुआ, 1991 में क्या हो गया, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ जो कितने देशों से था मिलकर बना, रूस,
प्लस 14, 15 देशों के का पूरा संगठन था सोवियत संघ। अब इन सभी देशों ने, 14 देशों ने बोला कि हम अलग अलग उसके कारण देखेंगे कि हम अब स्वतंत्र देश हो गए, हम रूस के साथ नहीं रहेंगे, हम सोवियत संघ का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो और मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधारों की घोषणा की, तो जो साम्यवाद या समाजवाद का विचार था वो वैसे ही पूंजीवाद को सरेंडर कर गया उसके सामने। तो सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया और विघटन के साथ ही जो है ये दो ध्रुवता समाप्त हो गई। इसका उसमें एक बहुत बड़ा काम हुआ था। 1989 में बर्लिन की दीवार गिराई गई। बर्लिन जर्मनी का एक शहर था। तो जब शीत युद्ध चल रहा था तो 1961 में बर्लिन में एक दीवार बनाई गई। दीवार के इस तरफ बोला गया कि पूंजीवादी लोग हैं, इस तरफ समाजवादी लोग हैं। बहुत बड़ा डिवीजन एक था, बहुत बड़ा। उस समय शीत युद्ध चरम पे था और पूंजीवाद समाजवाद में बहुत बड़ा एक टकराव चल रहा था। 1989 में बोला गया कि नहीं नहीं, ये कोई टकराव नहीं है, सब गिराओ। दीवार गिराकर यहां से हो गया जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण, ठीक। और जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो इससे भी शीत युद्ध की समाप्ति का एक बहुत बड़ा घटना माना गया और जो दो ध्रुवता चल रही थी अमेरिका और सोवियत संघ में वो समाप्त हुई और इसी को दो ध्रुवता का अंत कहा गया। कुल मिलाकर सोवियत संघ का सरेंडर कर जाना, सोवियत संघ की समाजवादी विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा का गिर जाना, सोवियत संघ का विखंडन हो जाना, ये और बाकी देशों का पूंजीवाद की तरफ मुड़ जाना, ये हुआ दो ध्रुवता का अंत। क्योंकि दो जो पावर थी, एक पावर अमेरिका और एक पावर यूएसएसआर, तो अब ये सोवियत संघ अगर मान लीजिए खत्म हो जाएगा तो इकलौता पावर बचेगा ना। तो जो दो पोल थे, दो ध्रुव था, उसमें एक ध्रुव खत्म, इसीलिए हमने इसको बोला दो ध्रुवता का अंत। अब आपको समझ में आ रहा है बात? एक ध्रुव का समाप्त हो जाना, यानी जो दो ध्रुव में एक ध्रुव था वो ऑलरेडी सरेंडर कर गया, तो केवल एक ही ध्रुव रह गया। अब इसको अगर देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में विश्व दोनों महाशक्तियों के नेतृत्व में दो खेमों में बैठा। सारांश उसका देख लीजिए। अभी हमने देखा ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने अपने खेमे को संगठित करने लगे। अमेरिका लोकतांत्रिक राष्ट्रों को नाटो और सीटो जैसे गठबंधन के माध्यम से अपने खेमों में ले गया। अमेरिका ने क्या किया, शुरू से पूरी कहानी समझ लीजिए आप, कि उन्होंने जो देश लोकतंत्र को मानने वाले थे, पूंजीवाद के समर्थक थे, तो नाटो जैसा संगठन बनाया और अपने साथ ले गया। नाटो में क्या था? नाटो एक सैन्य संगठन था जिसमें ये बोला गया, जिसमें पश्चिमी यूरोप के देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस और जितने ये सारे देश थे, जर्मनी वगैरह सब उसमें थे, और उसमें वो अमेरिका साथ में था। तो बोला गया कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम सब पर हमला माना जाएगा। तो एक मजबूत संगठन माना। और ये सोवियत संघ ने क्या कहा, जो समाजवादी राष्ट्र थे उनको मिला के एक वार्सा समझौता किया, वार्सा पैक्ट, और वो अपने खेमे में ले गया। तो वार्सा समझौता और नाटो एक दूसरे का ये प्रतिद्वंदिता चल रही थी। तो शीत युद्ध ने विश्व को दो खेमों में बांटा, इसे दो ध्रुवता कहा गया। तो पहले जब दो खेमों में बटा, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जब दो खेमों में विश्व बटा था तो इसे दो ध्रुवता कहा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, 5वें दशक के बाद इन दोनों खेमों में दरार पड़ने लगी। फ्रांस का एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में बनने के निर्णय ने अमेरिकी खेमों को कमजोर कर दिया। दोनों खेमों में कमजोरी आ रही थी। फ्रांस ने बोला कि भाई अब मैं अमेरिका के साथ नहीं रहूंगा, तो अमेरिका वाला खेमा भी कमजोर हुआ। ठीक इसी प्रकार यूगोस्लाविया द्वारा गुट निरपेक्ष बने रहने का निर्णय, चीन और सोवियत संघ के मतभेद के कारण सोवियत खेमे में भी कमजोरी आने लगी। चीन भी साम्यवादी समाजवाद विचारधारा को मानने वाला था, तो सोवियत संघ के करीब था, उन दोनों में भी मतभेद हुआ, इधर वाला धड़ा भी कमजोर हुआ। ये अलग बात है कि सोवियत संघ वाला धड़ा टूट के बिखर गया, अमेरिका वाला बचा रहा थोड़ा। चीन और विश्व के अन्य भागों में कई सशक्त राज्यों के उदय ने 50 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में विकसित दो ध्रुवता व्यवस्था के तहत चुनौती प्रस्तुत की। तो जो चीन और बहुत सारे और छोटे छोटे स्टेट्स का उदय हुआ, या और राष्ट्रों ने जो अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया, तो जो दो ध्रुवता का कंसेप्ट था, जो बाइपोलैरिटी का पूरा सिस्टम था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ऐसा दिखाई दिया कि और भी ध्रुव दुनिया में हो सकते हैं। इस विकास ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के दो ध्रुवता से बहुध्रुवता में परिवर्तन होने का श्रीगणेश किया। तो जो ये दिखाई पड़ रहा था कि दुनिया में केवल दो महाशक्तियां हैं, अब दिखाई पड़ा कि बहुत सारी महाशक्तियां हैं। उसमें कुछ देश भी थे, कुछ संगठन भी थे, जैसे आसियान जैसे संगठन बने बाद में। 70 के दशक में इसी को बहुध्रुवता का नाम दिया गया। तो 70s का दशक आते आते बहुध्रुवता होने लगी। दोनों महाशक्तियां और उनके खेमे में पहले की भांति ही काम करते रहे, परंतु इसी के समानांतर भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान के रूप में नए शक्तियों का उदय हुआ। बिल्कुल ठीक बात। तो 70 के दशक में भी सोवियत संघ और अमेरिका तो गुट काम कर रहा था, लेकिन इसी के पैरेलल भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान ऐसे देशों का भी धीरे धीरे उदय हो रहा था। हरी बात समझ में? तो ये शक्ति के नए केंद्र उभर रहे थे। 1991 में सोवियत संघ के पराभव के साथ ही यह बहुध्रुवता पहले एक ध्रुवता में बदल गई और अमेरिका शक्ति का अकेला केंद्र बन गया।
अब 91 में क्या हुआ, अचानक सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो जो दो ध्रुवता थी पहले वो एक ध्रुवता में आई, ठीक, तो यानी अमेरिका इकलौता महाशक्ति बन गया। अब अमेरिका के इकलौते महाशक्ति बने रहने के कुछ कारण थे, क्यों अमेरिका बना रह गया और सोवियत संघ विकसित हो गया। देखिए, अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवता के विकास में कई तत्वों का योगदान रहा, जैसे नाटो के अस्तित्व का जारी रहना, जो नाटो आवाज भी है, जो नाटो संगठन था वो अभी भी मजबूत बना हुआ था, उन देशों में अभी भी एक ऐसा गठबंधन था कि अगर हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम सब मिलकर जवाब देंगे, तो ये अमेरिका को मजबूत रखा। सोवियत संघ का विघटन हो गया, इसलिए भी अमेरिका एक शक्ति रह गया। वार्सा की समझौते की समाप्ति हो गई, अब नाटो के खिलाफ जो वार्सा पैक्ट हुआ था वो संधि खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई तो अमेरिका को अपने आप एक महाशक्ति बने रहने का मौका मिला। विश्व राजनीति में से सोवियत खेमे का पराभव, सोवियत संघ खत्म होने लगा। अमेरिका को चुनौती देने में रूस की असमर्थता, सोवियत संघ खत्म होने के बाद कौन सा बचा, रूस में वो दम नहीं था कि अमेरिका को चुनौती दे पाए। अमेरिका की शक्ति को रोकने में यूरोपीय संघ, जर्मनी, फ्रांस और चीन की असमर्थता। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जर्मनी, फ्रांस, चीन, इनका उदय हो रहा था, पर अभी भी वो इतने मजबूत नहीं हुए थे कि अमेरिका को चुनौती दे सके, इसलिए अमेरिका एक शक्ति बना रहा। विश्व राजनीति में ब्रिटेन द्वारा अमेरिका का समर्थन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कमजोरी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, ऐसे देशों का आंदोलन जिसमें उन्होंने बोला था कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, लेकिन सॉरी जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, भारत जैसे देश भी अमेरिका की तरफ घूमने लगे कि यार अब तो दो शक्ति रही नहीं, एक ही शक्ति है, तो इसका साथ देते हैं। तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक निर्भरता, बहुत सारे अल्प विकसित देश थे जो आर्थिक रूप से निर्भर हो गए थे अमेरिका पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका का वर्चस्व, जो संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मेंबर होते हैं उसमें अमेरिका का भी वर्चस्व था, और अमेरिका ने कई सारे ऐसे उदाहरण पेश किए थे, जैसे जो इराक का वॉर था, अफगान वाले कंडीशन में, तो अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखानी जारी रखी थी। अमेरिका सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से, गठबंधन के रूप से अभी भी मजबूत खड़ा था, इसलिए अब दुनिया में दो ध्रुवता के अंत के साथ एक ध्रुवता दिखाई दे रही थी, और इकलौता महाशक्ति कौन बना रहा, अमेरिका बना रहा, ठीक है। परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कुछ ऐसे विकास हुए जिनसे लगा कि एक बार फिर विश्व राजनीति में बहुध्रुवता हो सकती है, बिल्कुल ठीक बात। तो ये तो 91 की कंडीशन थी कि 91 में एक सिंगल पावर अमेरिका दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर कुछ ऐसी स्थितियां आई जब अमेरिका को भी चुनौती मिलनी शुरू हुई। वो स्थितियां क्या रही, जैसे भारत और चीन जैसे देशों का और तेजी से विकास होना, जैसे आसियान जैसा जो संगठन था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान जैसे, ठीक, G20 जैसे, ठीक, ये कुछ ऐसे ग्रुप उभर कर आए जिन्होंने अमेरिका को एक चैलेंज के रूप में स्थापित किया, ठीक, उनको एक चुनौती दी। चीन और रूस और भारत फिर और मजबूत हुए। इसके अलावा 9/11 यानी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकवादी हमले हुए। इस हमलों ने अमेरिका को झकझोर के रख दिया कि भाई हमें भी कोई मार सकता है, हमें भी कोई हमला कर सकता है। तो ये स्थितियां विश्व राजनीति में ऐसी बदली कि अब फिर लगा कि बहुत ध्रुवता हो रही है, पावर का सेंटर बहुत सारा हो गया है। रूस, चीन, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन भी बहुत मजबूत हुआ। भारत, जापान, G20 और कुछ अन्य इकाइयों ने विश्व राजनीति में ज्यादा सक्रिय भूमिका का निर्वाह का शुरुआत किया, और अब अमेरिका को जो ये लगता था कि पूरी दुनिया मेरे ही भरोसे जी रही है, धीरे धीरे ये भ्रम उसका टूटने लगा। रूस और चीन, रूस और भारत, यूरोपीय संघ और भारत, चीन और भारत आदि राष्ट्रों के संयुक्त समूह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बहुध्रुवीय स्वरूप में अपनी रुचि प्रस्तुत की। तो अच्छा, अब हुआ ये कि जब सोवियत संघ खत्म हुआ तो अमेरिका का सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी दिखाई देने लगा, जो आज भी दिखाई देता है, वो चीन दिखाई देने लगा। उसका कई रीजन था। एक तो चीन तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था थी, दूसरा चीन भी उसी समाजवादी साम्यवादी विचारधारा वाला देश है। सोवियत संघ तो विकसित हो गया, रूस बाद में फिर उदय हुआ, कुछ दिन तो कमजोर था और अच्छे संबंध भी हो गए थे अमेरिका से, लेकिन चीन को हमेशा फिर अमेरिका से समस्या रहने लगी। और यही रीजन था कि अमेरिका ने भी अपना स्टैंड थोड़ा बदला और भारत से और नजदीकी बढ़ाने लगा कि चीन के खिलाफ हम भारत को यूज कर सकते हैं, या चीन के खिलाफ भारत के साथ हम खड़े रहेंगे। इसीलिए एक नया संगठन आप बना है, अगर आप ध्यान दें, क्वाड अभी ये बना है, ठीक। क्वाड में कौन कौन देश है, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोट कर सकते हैं, भारत अमेरिका संबंध में भी डाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये चीन के खिलाफ एक प्रयास है सभी देशों का, भारत, पाकिस्तान और जापान जैसे देशों का, कि हम चीन के खिलाफ एक संगठन बनाए रखें। भारत का भी स्टैंड बदला, और चीन जितना पाकिस्तान के करीब जा रहा है, भारत के करीब उतना अमेरिका आता दिखाई पड़ रहा है।
तो अमेरिका को भी समझ में आया कि ये सारी जो यूरोपीय संघ, चीन जैसे ये सारे जो संगठन हैं, ये एक नई चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। और अब दुनिया में ये अब कोई नहीं मानने को तैयार है कि अमेरिका ही एक शक्ति, महाशक्ति है। बहुत सारे महाशक्तियां दिखाई पड़ रही हैं। जून 2005 में चीन, भारत और रूस के समान दृष्टिकोण विकसित करने तथा आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने की बात हुई। यथार्थ में अमेरिका का जो प्रभुत्वकारी स्वरूप शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के प्रारंभिक वर्षों में परिलक्षित हुआ, क्रमशः हल्का पड़ने लगा। ये बात ठीक है। तो शीत युद्ध जब समाप्त हुआ, उस समय जो रूस की स्थिति, अमेरिका की जो वर्चस्व जो दिखाई दे रहा था, वो धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं वो कमजोर होता दिखाई पड़ा। 9/11 की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अमेरिका को भी यह महसूस हुआ कि आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त प्रयास किए जाने चाहिए और इस प्रयास में अन्य देशों का सहयोग किया जाना चाहिए और लिया भी जाना चाहिए। पहले अमेरिका को लगता था कहां आतंकवाद है भाई, ये तालिबान हुआ या अलकायदा जो ओसामा बिन लादेन का था, जिसने उसको घुस के मारा था, उसको पैदा भी तो अमेरिका नहीं किया था, रूस के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। अफगानी जो इस्टेब्लिशमेंट थे उसके खिलाफ इस्तेमाल करते थे। बाद में बोला गया अलकायदा से और तालिबान से, दोनों से, कि भैया हम आपको सत्ता सौंपेंगे, लेकिन वहां हामिद करजई को बिठाया गया, मुंह मोड़ लिया अमेरिका ने। तो भाई उन्होंने भी घुस के मारा, और घुस के मारा तो उनको समझ में आया कि अब दुनिया के साथ मिलकर हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। भारत ने तो परमाणु परीक्षण किया तो बोला कि भाई आतंकवाद से रक्षा हमें खतरा है, हम इसलिए कर रहे हैं, पड़ोसी देशों से खतरा है तो कर रहे हैं। अमेरिका बोलता था नो देयर इज नो टेररिज्म, और जब मारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस के तो बोला हाँ है टेररिज्म। तो अब अमेरिका को भी लगा कि भाई धीरे धीरे हमें इन शक्तियों के साथ गठबंधन रखना चाहिए, और जो अकेले की दादागिरी उसकी दिखाई पड़ रही थी, वो धीरे धीरे उसमें क्या है, एक कमजोरी आती हुई दिखाई पड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इस तरह आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जो एक तरह का गुमान एक ध्रुवता का अमेरिका को था, वो कम होने लगा। तो समराइज करना अगर आप चाहें तो आप इस तरह समराइज कर सकते हैं कि भाई 1945 से 1991 तक दो द्विध्रुवता थी। द्विध्रुवता का मतलब दो महाशक्तियां थी। 1991 में जब सोवियत संघ खत्म हो गया, विघटित हो गया, तब केवल अमेरिका रह गया, यानी दो ध्रुवता का अंत हो गया और यहां एक ध्रुवता दिखाई पड़ी। लेकिन बाद में और देश और समूह और तेजी से बढ़ने लगे, उनमें शक्ति आने लगी, तो यह दिखाई पड़ा कि अब बहुध्रुविता यानी मल्टीपोलैरिटी आ गई है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डज यू फील दैट वेदर देयर इज अ यूनिपोलैरिटी इन द वर्ल्ड और मल्टीपोलैरिटी, आपको क्या लगता है कि आज दुनिया में एक ध्रुवता है या बहुध्रुवता, तो आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के समय दुनिया में एक ध्रुवता दिखाई पड़ रही थी। अमेरिका इकलौता महाशक्ति बनकर उभरता दिखाई पड़ रहा था, परंतु आज के स्थिति में एक ध्रुवता कहा जाना उपयोग या न्याय संगत नहीं है या प्रासंगिक नहीं है। आज दुनिया की बहुत सारी महाशक्तियां जैसे भारत, चीन, जापान, G20, आसियान, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन हैं जो तेजी से चुनौती दे रहे हैं अमेरिका को, और अमेरिका भी बाकी देशों को अपने साथ मिलाकर चलने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आज दुनिया में बहुध्रुवता का प्रचलन है, सत्ता के बहुत सारे केंद्र बने हुए हैं, ऐसा आप बता सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मुझे आपसे डिस्कस करना था कि भाई बहुध्रुवता के अंत का मतलब क्या है। अब बहुध्रुवता के अंत के कारणों पर हम चर्चा करेंगे, अन्य देशों के उदय की बात करेंगे, कैसे उत्तर साम्यवादी देशों में पूंजीवाद आया, इस पर चर्चा करेंगे। सारी चीजें अलग अलग टॉपिक में देख रहे हैं, पर ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका आप मतलब समझ लें, इसके लिए ये चैप्टर का टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको पढ़ते रहेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको ये सारे की सारी चीजें बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। मतलब आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है नर्सरी से 12 तक, हिंदी माध्यम क्लास 7 से 12 तक, नीट, IIT JEE कंपटीशन की तैयारी, ये सारी चीजें आप मैग्नेट ब्रेन्स के अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आ जाते हैं ऐप डाउनलोड करके, तो यहां भी 100% निःशुल्क एक ही जगह आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जो आप क्लिक करेंगे वो आपको कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, और ना तो आपको कोई कुछ खरीदना है, ना कोई कूपन कोड लेना है। आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। हाँ, आपको नए नए अपडेट्स और नई नई जानकारी के लिए आप हमारे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़े रह सकते हैं, जिससे आपको सारे नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपको करना क्या है, बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक लेकर आते रहें और आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा आसान बनाते रहें। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।